गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम प्रजातंत्र के विरोधी व्यवस्था, अधिनायकवाद की चर्चा करेंगे। अधिनायकवाद जिसे ऑथोरिटेरियनिज्म या डिक्टेटरशिप के नाम से जानते हैं, या इसका जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं उसको कहते हैं टोटलिटेरियनिज्म, जिसको सर्वाधिकारवाद कहते हैं। अधिनायकवाद निश्चित रूप से प्रजातंत्र की विरोधी शासन व्यवस्था है, जिसमें कानून का नहीं, संविधान का नहीं, बल्कि व्यक्ति या व्यक्ति समूह का शासन होता है। सारी शक्तियां या किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में केंद्रित होती हैं और वो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी नियम, बिना किसी कानून, बिना किसी नैतिकता के शासन का संचालन करता है और नागरिकों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता, किसी प्रकार के अधिकार की बात नहीं करता, केवल कर्तव्यों की बात करता है। नागरिकों के लिए केवल कर्तव्य है, केवल, और वो कर्तव्य भी जो है राज्य आज्ञा में ही निहित है। तो ये अधिनायकवाद का सिद्धांत या मुख्य लक्षण क्या है, सबसे पहले इसको देखें, उसके बाद इसके विभिन्न फैसेट्स को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि ये राज्यवाद का समर्थन करता है। राज्यवाद मतलब एवरीथिंग इज विद इन द स्टेट, एवरीथिंग इज अंडर द स्टेट, सब कुछ राज्य के अधीन है। कुछ भी राज्य के इतर या राज्य के बाहर या राज्य के विरुद्ध नहीं है। और इसी को विस्तार देते हुए कहता है कि राज्य और समाज में कोई भेद नहीं। हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि जो है जितनी भी संस्थाएं संसार में हैं वो धीरे धीरे विकसित हुई है। और यदि हम अरिस्टोटल को देखें तो वो कहता है पहले परिवार हुआ, उसके बाद गांव हुआ, उसके बाद जो है समाज बना, समाज के बाद फिर राज्य बना। तो इस तरह से जो है क्रमशः समाज या विभिन्न संस्थाओं का निर्माण हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है अधिनायकवादी इस बात से सहमत नहीं, और कहते हैं कि राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं है। राज्य और समाज की सीमाएं समानांतर हैं। समाज और राज्य दोनों एक ही शब्द हैं, और इसलिए जो राज्य जो सत्ता का केंद्र है, शक्ति का केंद्र है, और जिसका रिप्रेजेंटेशन या जिसका मैनिफेस्टेशन वायलेंस, हिंसा के माध्यम से होता है, वो पूरे समाज पर लागू है। समाज और राज्य में कोई भेद नहीं है। तो पहली चीज तो ये मानता है कि समाज और राज्य सब एक है, और इसीलिए जो है सब कुछ, संपूर्ण समाज जो है राज्य के अधीन है। कुछ भी समाज का कोई भी व्यक्ति समूह, कोई भी नागरिक जो है समाज जो है राज्य से बाहर नहीं है या राज्य के विरुद्ध नहीं हो सकता। दूसरी बात जो इस संदर्भ में कही जाती है, जिसका ऑथोरिटेरियनिज्म या डिक्टेटरशिप समर्थन करता है, वो कहता है कि राज्य एक सावयव संस्था है, स्टेट इज एन ऑर्गेनिज्म। और इसका विश्लेषण करते हुए कहता है कि राज्य एक सावयव की तरह है। इसको इस प्रकार से समझें कि राज्य एक शरीर है। शरीर जिस प्रकार से विभिन्न अंगों के से मिलकर के बनता है, यह केवल विभिन्न अंगों का समूह नहीं है, बल्कि विभिन्न अंगों से मिलकर के एक शरीर का रूप धारण करता है। और शरीर में सर्वोच्च स्थान जो है वो बुद्धि का है। बुद्धि के नियंत्रण में ही, निर्देशन में ही यदि शरीर के सभी अंग काम करते हैं, तभी जो है शरीर रूपी जो संरचना है वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से राज्य है। राज्य भी एक सावयव संस्था है। समाज में रहने वाले विभिन्न नागरिक समूह वो उस राज्य के अंग हैं, और राज्य में जो शासन व्यवस्था है, जो शासन है, वो उसका बुद्धि है, उसका केंद्र है। और समाज के विभिन्न नागरिक, समाज के सभी नागरिक समूह के हितों का संवर्धन या उसका कल्याण तभी संभव है जब वो सभी लोग राज्य के जो शासन है, उस शासन के निर्देशन में जो है अपने लक्ष्य को साधें, उस शासन के नियंत्रण में काम करें, शासन के निर्देशन में काम करें, और उस शासन के द्वारा आज्ञा का पालन करें। कुल मिलाकर के कहने का प्रयास करता है
कि राज्य के मार्ग निर्देशन में ही व्यक्ति या व्यक्ति समूह का कल्याण है, समाज का कल्याण है। जिस प्रकार से शरीर का कल्याण व्यक्ति की आज्ञा पालन जो है मस्तिष्क की आज्ञा पालन में है, बुद्धि की आज्ञा पालन में है, उसी तरह समाज और समाज में रहने वाले लोगों का कल्याण राज्य की आज्ञा पालन में निहित है। और नागरिक और नागरिक समूह यदि राज्य से बाहर हो जाते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक वैसा ही जिस प्रकार से शरीर के अंग यदि शरीर से अलग हो जाएं तो किसी काम का नहीं रहता, वो मृत प्राय हो जाता है, उसकी कोई भूमिका नहीं बचती। इसीलिए शरीर के अंग शरीर से मिलकर के ही सार्थकता पाते हैं। ठीक उसी तरह से समाज के नागरिक और नागरिक समूह अपनी सार्थकता इसी में पाते हैं कि वो राज्य के अंग हों और राज्य के शासन के आज्ञा का पालन करें। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको जो है डिक्टेटरशिप और ऑथोरिटेरियनिज्म के जो समर्थक हैं उसको जो है लोगों के सामने रखते हैं। तीसरे लक्षण दिखाई देते हैं कि जनमत के जितने भी संसाधन हैं उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करता, बल्कि उस पर सरकारी नियंत्रण को स्थापित करता है, शासन के नियंत्रण को स्थापित करता है। डिक्टेटरशिप में, ऑथोरिटेरियनिज्म में संचार के जितने भी साधन हैं वो सभी राज्य के अधीन होते हैं, राज्य के निर्देशन में होते हैं। राज्य की आज्ञा के बिना किसी भी प्रकार का समाचार का प्रचार प्रसार जो है वो संभव नहीं होता। तो तीसरे लक्षण के रूप में हम ये देखते हैं। चौथे रूप में एक निश्चित विचारधारा पर आधारित व्यवस्था होती है। विचारधारा जो है वो कुछ भी हो सकती है। ये दक्षिणपंथी विचारधारा हो सकती है जिसको जो है दक्षिणपंथी विचारधारा है जिसकी झलक हमें फासीवाद, नाजीवाद के अंतर्गत मिलती है, और वामपंथी विचारधारा जिसकी झलक हमें जो है सोवियत संघ की व्यवस्था में दिखाई दी। सोवियत संघ की व्यवस्था में शासन जो है विचारधारा भले ही वामपंथी थी, परंतु शासन व्यवस्था जो स्थापित की गई उसमें वही लक्षण थे जो किसी अधिनायकवादी या सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था में दिखाई देते हैं। तो एक विचारधारा, सुगठित विचारधारा, जो विचारधारा उस समय की व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन करके एक भविष्य की रूपरेखा उसके सामने प्रस्तुत करता है। तो विचारधारा के प्रति जो है कट्टरता अधिनायकवाद का एक विशिष्ट लक्षण है। इसके साथ ही एक दल और एक नेता का सिद्धांत को स्वीकार करता है। सभी जो है अधिनायकवादी व्यवस्था में एक दल के अतिरिक्त अन्य दलों को एग्जिस्ट करने की या उसको विद्यमान रहने की या उसके अस्तित्व को बनाए रखने की अनुमति नहीं होती। सभी प्रकार के दल समाप्त कर दिए जाते हैं। केवल एक सत्ताधारी दल जो है वह देश में होता है और उसके निर्देशन में ही जो है सारे कार्य होते हैं। उस दल का जो नेता होता है वो सर्वोच्च होता है और नेता दल के माध्यम से सारे निर्णय लेता है। यहाँ पर नेता केवल नेता नहीं होता, लीडर नहीं होता, बल्कि यहाँ पर व्यक्ति पूजा को भी जो है प्रोत्साहन मिलता है और उस नेता को इनफॉलेबल समझा जाता है। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वो सभी प्रकार की कमियों से परे है और इसलिए यहाँ पर एक व्यक्ति पूजा, लीडरशिप की पूजा को भी स्वीकार किया जाता है। दल के माध्यम से नेता जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। नेता का विरोध दल का विरोध है, शासन का विरोध है और यहाँ पर इसलिए एक व्यक्ति, एक नेता दल, विचारधारा और शासन व्यवस्था के समानांतर हो जाता है। वो एक दूसरे से मिलकर के एकाकार हो जाता है। एक का विरोध दूसरे का विरोध दिखाई देने पड़ता है। दूसरा लक्षण है कि किसी भी प्रकार का विरोध हो उसका उग्र रूप से दमन कर दिया जाता है। शक्ति के माध्यम से उसका दमन किया जाता है, हिंसा के माध्यम से उसका दमन किया जाता है। किसी प्रकार के प्रतिरोध विरोध की कोई गुंजाइश अधिनायकवादी व्यवस्था में नहीं दिखाई देती। किसी प्रकार के जो है वैकल्पिक विचारधारा या किसी प्रकार के वैकल्पिक मत, अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी या अल्टरनेटिव ओपिनियन को जो है टॉलरेट करने की कोई व्यवस्था जो है अधिनायकवादी व्यवस्था में दिखाई नहीं देती। सब कुछ राज्य के अधीन है। व्यक्ति के जीवन का एक एक हिस्सा सब कुछ राज्य के अधीन है। कहने का मतलब यह है कि जीवन का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाता। सभी कुछ राजनीति
के अधीन माना जाता है, और इसलिए राज्य जो है मनुष्य के टोटल जीवन, संपूर्ण जीवन पर अपना नियंत्रण रखता है, और उसके लिए विभिन्न प्रकार के तंत्र वो विकसित करता है, जिसके माध्यम से वो परिवार तक या परिवार के लोगों तक जो है पहुंच होती है उनकी, और उनकी सोच क्या होगी, वो क्या सोचते हैं, किस दिशा में सोचेंगे, सभी पर नियंत्रण जो है करने का काम करती है। अधिनायकवाद जो है अधिकारों की बात नहीं करता, अधिकारों की एक भ्रामक सी व्याख्या करता है। वो कहता है कि मनुष्य को अधिकार की आवश्यकता क्या है। जैसे जो लोग मनुष्य के अधिकार के का समर्थन करते हैं, वो कहते हैं कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसके अभाव में मनुष्य मनुष्य के रूप में विकसित नहीं हो सकता, और मनुष्य के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें वह अधिकार चाहिए। यहाँ पर जो है मनुष्य को प्राथमिकता प्रदान की जाती है, परंतु ऑथोरिटेरियनिज्म या अधिनायकवाद या डिक्टेटरशिप या टोटैरियनिज्म के जो समर्थक हैं वो इस बात को दूसरे तरीके से देखते हैं कि मनुष्य की सोच बड़ी सीमित है, उसके पास दूरदर्शिता नहीं होती, उस शासन व्यवस्था के जो है जो नुआंसेस हैं, जो बारीकियां हैं, उसको समझ नहीं पाता, इसलिए वो अपने हित को भी समझ नहीं पाता। राज्य के जो शासन है उसका दृष्टिकोण व्यापक होता है, वह जानता है कि नागरिकों का कल्याण किस दिशा में है, नागरिकों का उत्थान किस दिशा में है, नागरिकों को किस दिशा में जाना चाहिए ताकि उसका संपूर्ण विकास हो सके। क्योंकि राज्य के पास दृष्टि है, और दृष्टि बहुत ही व्यापक है, उस व्यापक दृष्टि में पूरे समाज का कल्याण है, इसलिए व्यक्ति को क्या चाहिए, व्यक्ति का कल्याण ही उसका लक्ष्य है। इसलिए व्यक्ति का यदि कल्याण लक्ष्य है और वो कल्याण यदि राज्य आज्ञा में है, तो राज्य आज्ञा ही उसका अधिकार है। इस प्रकार से वो अधिकारों की एक भ्रामक व्याख्या कहता है कि अधिकार जो है राज्यों के विरुद्ध नहीं, बल्कि राज्यों के आदेश पालन में ही निहित होता है, और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है राज्य के आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही उसका अधिकार है, यही उसका कर्तव्य है। लोकतंत्र के सभी प्रकार के मूल्यों का विरोध करता है। लोकतंत्र का जो पहला मूल्य है, यह जो है जो आदर्श हैं लोकतंत्र के, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, इन सभी प्रकार के जो है मूल्यों का विरोध करता हुआ दिखाई देता है। लोकतंत्र का जो सबसे प्रमुख आधार है, जिसके आधार पर जो है लोकतांत्रिक संस्थाएं बनती हैं, कार्यपालिका, विधायिका, इस प्रकार की संस्थाएं बनती हैं, जिसमें जनप्रतिनिधियों को महत्व दिया जाता है। जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के आधार पर जो है शासन सत्ता संचालित की जाती है। सर्वाधिकारवादी, अधिनायकवादी जो है, इन सभी प्रकार की संस्थाओं में जो प्रजातांत्रिक माध्यम है उसका विरोध करता है, और उसमें जो योग्य व्यक्तियों और के जो है चयन किए व्यक्तियों, योग्य व्यक्तियों के चुनाव का समर्थन करता है, और योग्यता वो निर्धारित करे जो राज्य जो है जो करता है। राज्य जो है सब कुछ जानता है, राज्य योग्य है, इसलिए राज्य जिसका चुनाव करता है वही लोग जो इन संस्थाओं में होने चाहिए। तो इस तरह से लोकतंत्र की जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी का विरोध करता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में जो निर्णय लेने के आधार हैं उसका विरोध करता है, लोकतंत्र के सभी आदर्शों का जो है विरोध करता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अधिनायक तंत्र जो है वो लोकतंत्र का घोर विरोधी या बिल्कुल विपरीत अवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय जनमत की उपेक्षा है। हम सभी जानते हैं कि जितने प्रकार के जो अधिनायक तंत्र हुए, जो सर्वाधिकारवादी व्यवस्था थी, उन सभी व्यवस्था ने जनमत, अंतर्राष्ट्रीय जनमत का जो है अवहेलना की। विस्तारवाद की नीति में उनका विश्वास है, शक्ति हिंसा के प्रदर्शन में उनका विश्वास है, और वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों में बातचीत के माध्यम से नहीं बल्कि जो है शक्ति के माध्यम से उसका सुलटारा चाहते हैं, उसको निपटना चाहते हैं। और इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो शांति का नहीं बल्कि युद्ध का समर्थन करता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 10 विशिष्ट लक्षणों के अंतर्गत आप देखें कि अधिनायकवाद जो है वो प्रजातंत्र की बिल्कुल उलट शासन व्यवस्था है। यहाँ पर हम जिस प्रकार प्रजातंत्र को हमने कई रूपों में देखा था, यहाँ पर अधिनायक तंत्र भी जो हमें जो है कई रूपों में दिखाई देता है। पहला तो है व्यक्तिक अधिनायक तंत्र, इंडिविजुअलिस्टिक डिक्टेटरशिप
शिप जो आरंभ से जो है चली आ रही है, जिसमें राजा होता था, चाहे वो मुगल काल के राजा हों या फिर जो है रोमन काल के राजा हों। राजा में सारी शक्तियाँ निहित थी, सारे कार्यकारी, विधायी, न्यायिक सभी शक्तियाँ राजा में निहित होती थी। और राजा जो है अपनी इच्छा से अपने जो है अपने तरीके से उन जो है शासन का संचालन करता था। कोई नियम, कोई प्रावधान, कोई नैतिकता, ये सारी चीज़ें उनके आड़े नहीं आती थी, वो सबके ऊपर हुआ करता था। दूसरी चीज़ है सैनिक अधिनायक तंत्र। आज के दिनों में हम खास करके मॉडर्न टाइम्स में देखने को मिला, आसपास के पड़ोसी राज्यों में कई बार देखने को मिला, जैसे प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके सेना के अधिकारी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, और सेना के अधिकारी अपने तरीके से, अपने बनाए गए नियम, अपनी स्वेच्छा से शासन का संचालन किया करते थे। नागरिकों के अधिकारों की पूरी अवहेलना की जाती, राजनीति के पास किसी प्रकार की स्वतंत्रताएं या अधिकार नहीं हुआ करते थे। और जो संस्थाएं थी, सभी संस्थाओं का निर्माण भी वो अपने तरीके से किया करते थे। परंतु तीसरे प्रकार की जो व्यवस्था है वो अत्यंत घातक और खतरनाक रही, और वह है दलीय अधिनायक तंत्र, जिसमें एक दल, एक आइडियोलॉजी, एक नेता के कॉन्सेप्ट को उजागर किया। ये विचारधारा दक्षिणपंथी भी हो सकती है, जो हमें फासीवाद, नाजीवाद के अंतर्गत दिखाई देती है, या वामपंथी भी हो सकती है, जो हमें सोवियत संघ या अन्य जो है वामपंथी राष्ट्रों में दिखाई देती है, जहाँ जो है दल के माध्यम से शासन व्यवस्था की गई, और नागरिकों के को सभी प्रकार के जो है राजनीतिक और नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया, और उन पर कठोर नियंत्रण रखा गया, सभी प्रकार के अधिकार उनसे छीने गए। और इस प्रकार से ये जो व्यवस्था थी, टोटलिटेरियन, सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के रूप में हमारे सामने आती है, जो अधिनायकवाद का सबसे विकृत रूप था, जिसमें नागरिकों पर जो है घोर अत्याचार किए गए। और इसके 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 जो खामियां हैं वो जग जाहिर हैं, सभी लोग इसे जानते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन रूपों में अधिनायकवाद हमारे सामने आता है। आज जो है इतना ही, बाकी दूसरे दिन।